नमस्कार। एग्जाम प्लस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है प्रमुख जनजातीय और किसान आंदोलन। छात्रों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारे पास ऐतिहासिक किताबों, शोध पत्रों और बेहतरीन नोट्स का एक पूरा स्टैक मौजूद है। हाँ, मतलब हम उन सभी स्रोतों का पूरा निचोड़ इस सेशन में निकालने वाले हैं। और सभी उम्मीदवारों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस टॉपिक से परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि किसी विद्रोह का साल पूछ लिया, उसके नेता का नाम, प्रभावित क्षेत्र या फिर उस विद्रोह के पीछे का मूल कारण। सबसे पहले इस पूरे विषय की एक बुनियादी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। आखिर ये किसान और जनजातीय आंदोलन थे क्या? अगर बहुत ही आसान भाषा में समझा जाए तो किसान आंदोलन उन किसानों का संघर्ष था जो ब्रिटिश कृषि नीतियों, जो अत्यधिक लगान और जमींदारों के अत्याचारों के तले पूरी तरह से दब चुके थे। हाँ, वहीं जनजातीय आंदोलनों की कहानी थोड़ी अलग है। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी समुदाय जंगलों में अपनी एक स्वतंत्र दुनिया में रहते थे। जंगल, जमीन और पानी पर उनका सदियों पुराना अधिकार था। मतलब उनका अपना जल, जंगल, जमीन का एक पूरा इकोसिस्टम था। बिल्कुल। लेकिन जब ब्रिटिश सत्ता ने उनके इसी पारंपरिक इकोसिस्टम और कानूनों में दखल देना शुरू किया, तो जो उग्र प्रतिक्रिया हुई उसे ही हम जनजातीय आंदोलन कहते हैं। यहाँ पर इस पूरी कहानी के पीछे का सबसे बड़ा कारण, यानी जो वाय है, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये दखल अंदाजी अचानक क्यों शुरू हुई? इसके तार सीधे तौर पर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से जुड़े हुए हैं। ब्रिटेन में बड़े बड़े कारखाने खुल रहे थे और उन्हें चलाने के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की जरूरत थी, जैसे लकड़ी और खनिज। और ये कच्चा माल भारत के घने जंगलों में बहुतायत में था। अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने नए वन कानून बनाए और आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया। उन्हें उन्हीं की जमीन पर बंधुआ मजदूर बना दिया गया। यानी जो लोग कल तक जंगल के राजा थे, वे अचानक से अपने ही घर में गुलाम बन गए। यही सबसे बड़ी त्रासदी थी। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द उभर कर आता है, जो परीक्षा के नजरिए से एक कीवर्ड है। सभी कैंडिडेट्स ध्यान दें, आदिवासी लोग इन बाहरी घुसपैठियों को एक खास नाम से बुलाते थे, जिसमें अंग्रेज अधिकारी, जमींदार, पुलिस वाले और सूदखोर महाजन सभी शामिल थे। हाँ, वे इन सबको दीकू कहते थे। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि दीकू का क्या अर्थ है। इसका सीधा अर्थ है बाहरी शोषक। और इन्हीं दीकुओं के खिलाफ जो गुस्सा पनपा, उसने बड़े बड़े विद्रोहों का रूप ले लिया। तो चलिए हमारी विस्तृत व्याख्या के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं और भारत के प्रमुख जनजातीय आंदोलनों को गहराई से समझते हैं। कालक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले बात आती है सन्यासी विद्रोह की, जिसका समय काल 1763 से 1820 के बीच का माना जाता है। और यह मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में फैला था। लेकिन यहाँ छात्रों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि अंग्रेजों को सन्यासियों से क्या दिक्कत हो सकती थी? उनका तो सत्ता या जमीन से कोई लेना देना नहीं होता। यहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच को समझना होगा। उस समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स कम करने के बजाय तीर्थ यात्राओं पर भारी कर लगा दिया और सन्यासियों के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। इसमें हिंदू नागा सन्यासी और मुस्लिम फकीर दोनों ही शामिल थे। जब धर्म और आस्था पर चोट की गई तो इन सन्यासियों ने हथियार उठा लिए। इसीलिए इसे कई ऐतिहासिक स्रोतों में फकीर विद्रोह भी कहा गया है। और एग्जाम के लिहाज से यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है, आनंद मठ। इसी आनंद मठ में इस सन्यासी विद्रोह का बहुत ही विस्तार से जिक्र किया गया है। परीक्षार्थियों को इसे मार्क कर लेना चाहिए। ये सीधे तौर पर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला मैचिंग प्रश्न है। एकदम सही बात है। अब सन्यासियों के बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, 1831 में छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में कोल और हो विद्रोह भड़क उठा। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यहाँ भी मूल कारण वही था, दीकुओं का कब्जा। अंग्रेजों ने कोल आदिवासियों की पारंपरिक जमीनें छीनकर बाहर से आए सिख और मुस्लिम किसानों को दे दी। अपनी मातृभूमि से बेदखल होने का यह दर्द ही आदिवासियों के हाथों में तीर धनुष थमा रहा था। और इसी दर्द ने जब एक विशाल ज्वाला का रूप लिया तो उसे इतिहास में संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया। 1855-56 का ये विद्रोह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का सबसे पसंदीदा विषय है।
संथाल विद्रोह की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। ये भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच का एक विशेष वन क्षेत्र था, जिसे दामन-ए-कोह कहा जाता था। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व 4 सगे भाइयों ने किया था। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। बिल्कुल नहीं। 10,000 से अधिक संथाल आदिवासी अपने पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों के सामने एक भयंकर युद्ध में कूद पड़े थे। संथालों ने अपने इस विद्रोह को एक नाम दिया था, हूल। हूल का अर्थ होता है मुक्ति के लिए किया गया आंदोलन। और अगर हम इसके पीछे की गणित को समझें तो किसी को भी समझ आ जाएगा कि ये हूल क्यों हुआ। बाहर से आए जो सूदखोर महाजन थे, वे इन भोले भाले आदिवासियों को छोटी सी रकम कर्ज के रूप में देते थे और उस पर 50% से लेकर 500% तक का भारी ब्याज वसूलते थे। अगर किसी ने 10 रुपए लिए हैं तो कुछ ही सालों में वो कर्ज 500 रुपए हो जाता था। कर्ज ना चुका पाने पर उनकी जमीनें छीन ली जाती थीं, उनकी पीढ़ियों को गुलाम बना लिया जाता था। इसी आर्थिक चक्रव्यूह ने संथालों को हथियार उठाने पर मजबूर किया। ये तो सीधा सीधा आर्थिक शोषण का सबसे क्रूर रूप था। अब जनजातीय आंदोलनों की कड़ी में आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित नायक की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं 1899 से 1901 के बीच झारखंड में हुए मुंडा विद्रोह की। इस विद्रोह को उलगुलान यानी महान हलचल भी कहा जाता है। इसके महानायक थे बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मुंडा आदिवासियों में जमीन को लेकर एक बहुत ही पुरानी व्यवस्था थी, जिसे खूंटकट्टी प्रणाली कहा जाता था। सभी कैंडिडेट्स इस शब्द को नोट कर लें, खूंटकट्टी। इसका मतलब था जमीन का सामूहिक स्वामित्व, यानी जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती थी और सब मिलकर खेती करते थे। लेकिन अंग्रेजों को इस व्यवस्था से बहुत परेशानी थी। परेशानी ये थी कि सामूहिक जमीन पर टैक्स लगाना और उससे वसूलना अंग्रेजों के लिए मुश्किल था। वे चाहते थे कि जमीन किसी एक व्यक्ति के नाम पर हो ताकि उससे व्यक्तिगत तौर पर भारी टैक्स वसूला जा सके। इसलिए उन्होंने जमींदारों और ठेकेदारों को वहां भेजकर खूंटकट्टी व्यवस्था को खत्म करना शुरू कर दिया। इसी के विरोध में बिरसा मुंडा खड़े हुए। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि आदिवासियों के लिए एक चमत्कारी पुरुष बन गए थे। लोगों का मानना था कि उनके पास जादुई शक्तियां हैं जो अंग्रेजों की गोलियों को पानी में बदल देंगी। इसी अगाध विश्वास के चलते हजारों मुंडा आदिवासी उनके पीछे चल पड़े। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी सैन्य ताकत से इस उलगुलान को दबा गया और 1900 में बिरसा मुंडा की रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों को हार मानकर 1903 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित करना पड़ा, जिसमें मुंडाओं की खुटकट्टी व्यवस्था को कानूनी मान्यता वापस दे दी गई। ये जनजातीय संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत थी। इन प्रमुख आंदोलनों के अलावा कुछ अन्य नाम भी हैं जो अक्सर सुमिलित करने वाले यानी मैचिंग प्रश्नों में आ जाते हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में खासी विद्रोह। ये असम और मेघालय के क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेज वहां एक सड़क का निर्माण करवा रहे थे और खासी आदिवासियों से जबरन बिना पैसे के मजदूरी करवाई जा रही थी। इसके विरोध में तीरथ सिंह नाम के नेता ने इस विद्रोह का बिगुल फूंका था। और पूर्वोत्तर से ही जुड़ा एक और बहुत ही प्रेरणादायक नाम है रानी गाइदिन्यूलू का। ये मणिपुर और नागा विद्रोह से जुड़ी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की कमान संभाली तब इनकी उम्र मात्र 13 से 17 साल के बीच थी। इनकी इसी अदम्य बहादुरी को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। ये तथ्य परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि गाइदिन्यूलू को रानी की उपाधि किसने दी थी। तो ये थे हमारे प्रमुख जनजातीय आंदोलन। जंगलों से निकलकर अब हम मैदानी इलाकों की ओर चलते हैं। जमींदारों की बिगाड़ प्रथा, भारी टैक्स और अंग्रेजों की क्रूर कृषि नीतियों ने किसानों की भी कमर तोड़ दी थी। इसकी शुरुआत बंगाल के नील विद्रोह से करते हैं जो 1859-60 के बीच हुआ। इस विद्रोह के प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। बंगाल में अंग्रेज बागान मालिक किसानों को उनकी खुद की जमीन पर धान या गेहूं जैसी खाद्य फसलें उगाने से रोकते थे। उनकी जगह किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। इंडिगो की खेती की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यह जमीन की पूरी उर्वरक क्षमता को सोख लेती थी।
एक बार नील उगा लिया तो वो जमीन बंजर हो जाती थी। और उस समय नील की दुनिया भर में, खासकर ब्रिटेन के कपड़ा उद्योगों में भारी मांग थी। इस विद्रोह की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें किसानों को बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत बड़ा समर्थन मिला। एग्जाम टिप के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों ने अखबारों के जरिए किसानों का दर्द दुनिया के सामने रखा। एक बंगाली पत्रकार थे हरीश चंद्र मुखर्जी, उन्होंने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट में इसके बारे में लगातार लिखा। और साहित्य का भी इस आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। दीनबंधु मित्र ने एक बेहद प्रसिद्ध नाटक लिखा था, नील दर्पण। इस नाटक में अंग्रेज बागान मालिकों के अत्याचारों को इतनी मार्मिकता से दिखाया गया था कि ये नाटक इस आंदोलन की पहचान बन गया। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि नील दर्पण किससे संबंधित है। नील विद्रोह के शांत होने के कुछ ही साल बाद 1873 से 1876 के बीच बंगाल में ही एक और बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह की प्रकृति पिछले विद्रोहों से थोड़ी अलग थी। ये एक तरह का कानूनी और शांतिपूर्ण संघर्ष ज्यादा था, क्योंकि ये सीधे तौर पर अंग्रेज सरकार या महारानी के खिलाफ नहीं था। ये उन स्थानीय जमींदारों के खिलाफ था जो तय सीमा से कहीं ज्यादा लगान वसूल रहे थे और किसानों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर रहे थे। किसानों ने बाकायदा किसान संघ बनाए और कानूनी लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह का एक बहुत ही मशहूर बयान है जो इसकी पूरी विचारधारा को समझा देता है। किसानों ने खुले तौर पर कहा था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। उनका संदेश साफ था कि वे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती नहीं दे रहे हैं, वे बस जमींदारों के इस बीच के शोषण को खत्म करना चाहते हैं। पावना के कानूनी संघर्ष से निकलकर अब हम चलते हैं महाराष्ट्र, जहां 1874-75 में दक्कन विद्रोह हुआ। इस विद्रोह की कहानी दुनिया के नक्शे से जुड़ी हुई है और ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे ग्लोबल अर्थशास्त्र ने भारत के गांव के किसान की जिंदगी तबाह कर दी। अगर हम इन घटनाओं के डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहानी कुछ इस तरह है। 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन के कपड़ा मिलों को जो कपास अमेरिका से मिलता था वो आना बंद हो गया। तब अंग्रेजों का ध्यान भारत के दक्कन पठार यानी महाराष्ट्र की ओर गया। यहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए बेहतरीन थी। अंग्रेजों ने भारी दाम देकर किसानों से कपास उगवाया। अचानक किसानों के हाथ में खूब पैसा आने लगा। लेकिन जैसे ही 1864-65 में अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हुआ, वहां से कपास फिर से ब्रिटेन पहुंचने लगा और यहीं से भारतीय किसानों की बर्बादी शुरू हुई। भारतीय कपास की मांग अचानक जीरो हो गई, कीमतें धड़ाम से गिर गईं। लेकिन अंग्रेज सरकार ने दक्कन में जो लैंड रेवेन्यू 50% तक बढ़ा दिया था, उसे कम नहीं किया। किसानों के पास टैक्स चुकाने के पैसे नहीं थे तो वे मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के पास कर्ज लेने गए। साहूकारों ने उन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसाया कि किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साहूकारों के घर जला दिए और सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि कर्ज के सारे कागजात और बही खाते आग के हवाले कर दिए। यह दक्कन विद्रोह का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब अगर हम 20वीं सदी में प्रवेश करें तो किसानों के संघर्ष में एक नए युग की शुरुआत होती है, गांधीवादी युग की। 1917 का चंपारण सत्याग्रह और 1918 का खेड़ा सत्याग्रह इसी की मिसाल हैं। चंपारण, जो बिहार में है, वहां अंग्रेजों ने एक बेहद शोषक व्यवस्था लागू कर रखी थी जिसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। इसका गणित समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसे उस जमीन के 3 हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी ही पड़ती थी। इसी शोषण को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण में भारत का अपना पहला सत्याग्रह किया और ठीक अगले साल 1918 में गुजरात के खेड़ा में जब अकाल और फसल खराब होने के बावजूद अंग्रेज लगान वसूल रहे थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने मिलकर किसानों को लगान न देने के लिए संगठित किया। इन दोनों सफलताओं ने किसानों को ये विश्वास दिला दिया कि संगठित विरोध से ब्रिटिश सत्ता को भी झुकाया जा सकता है। 1921 में ही उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में एक और बड़ा आंदोलन चल रहा था, एका आंदोलन। एका का मतलब है एकता। इसका नेतृत्व एक बहुत ही जमीनी नेता मदारी पासी कर रहे थे। एका आंदोलन का मुख्य फोकस उन जमींदारों पर था जो तय लगान से 50% अधिक तक की वसूली कर रहे थे। इसके अलावा नजराना नाम की एक गैर कानूनी वसूली भी होती थी, यानी किसान को जमीन पर खेती करते रहने के लिए जमींदार को अलग से भेंट या रिश्वत देनी पड़ती थी। एकाना आंदोलन ने किसानों को गीता और कुरान की कसम खिलाकर संगठित किया
कि वे सिर्फ तय लगान ही देंगे, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। इसके कुछ साल बाद 1928 में गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ। ये किसान आंदोलनों के इतिहास में संगठन क्षमता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अंग्रेज सरकार ने अचानक बिना किसी ठोस कारण के लगान में 22% की भारी वृद्धि कर दी थी। इस 22% की वृद्धि के खिलाफ वल्लभ भाई पटेल ने कमान संभाली। उन्होंने पूरे बारदोली को अलग अलग कैंपों में बांटा, स्वयंसेवकों की फौज खड़ी की और किसानों को शपथ दिलाई कि चाहे उनकी जमीनें नीलाम हो जाए, वे ये बढ़ा हुआ कर नहीं देंगे। टस से मस नहीं हुए। अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। एक जांच समिति बैठी और यह साबित हुआ कि 22% की वृद्धि पूरी तरह गलत थी। कर को घटाकर मात्र 6% के आसपास कर दिया गया। ये एक अभूतपूर्व जीत थी। और इस सफलता का एक बहुत ही खूबसूरत फैक्ट चेक ये है कि बारदौली सत्याग्रह की इस शानदार जीत के बाद वहां की स्थानीय महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल के अद्वितीय नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तभी से इतिहास उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानता है। अब हम आज़ादी के ठीक पहले के एक बड़े आंदोलन को समझते हैं, जो 1946-47 में बंगाल में हुआ, तेभागा आंदोलन। इस आंदोलन का नाम ही इसकी मांग को स्पष्ट करता है, तेभागा यानी 3 भाग। इस आंदोलन में मुख्य संघर्ष बटाईदारों का था। बटाईदार वे गरीब किसान होते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। वे जमींदार की जमीन पर मेहनत करते थे और फसल उगाने का सारा खर्च भी खुद उठाते थे, लेकिन फसल कटने के बाद उन्हें फसल का आधा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था। इन किसानों ने मांग की कि वे फसल का आधा हिस्सा नहीं बल्कि केवल 1/3 हिस्सा जमींदार को देंगे और अपनी मेहनत के बदले 2/3 हिस्सा अपने पास रखेंगे। और इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे किसान आंदोलनों को एक छत के नीचे लाने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आवाज देने के लिए 1936 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। ये परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने गए थे। इसी अधिवेशन में पहली बार किसानों की मांगों का एक राष्ट्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था। और एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इसी सभा में यह निर्णय लिया गया था कि हर साल 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि पूरे देश के किसानों में एकजुटता बनी रहे। तो देखा जाए कैसे जंगलों से लेकर मैदानी इलाकों तक आदिवासियों और किसानों ने अपने हकों के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। अंत में सभी परीक्षार्थियों के लिए यही संदेश है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये संघर्षों से सीखने का विषय है। आपकी परीक्षा का संघर्ष भी आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो एग्जाम प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।